अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। मुल्की मंजरनामे पर छाई है वही 27वीं आइनी तरमीम। बड़ा अहम सवाल है कि आइन में ये तब्दीलियाँ कब कब किन किन हालात के पेश नज़र की जाती हैं। आज हम आपसे उसकी हिस्ट्री भी जानेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये पैदा होता है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कैबिनेट के इजलास में मंजूरी दे दी वीडियो लिंक के ज़रिए वहीं आज़रबाईजान से, और उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून, उन्होंने मीडिया को भी इस पर ब्रीफ़ किया और मामला बज़ाहिर यूँ लगता था कि सबका इत्तफ़ाक़ राय है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर एतराज़ किया कि आपको जल्दबाजी क्या है, जब ऐवान में अपोजिशन लीडर ही मौजूद नहीं है, ऐवान बाला में भी और ऐवान ज़ेरी में भी, तो आप इतनी जल्दी ये क्यों कर रहे हैं। बहरहाल मामला जो बिल है वो कमेटीज़ को भेज दिया गया है सेठी साहब, लेकिन जब ये मुसविदा सामने आया फाइनल, तो हैरत अंगेज़ तौर पर इनमें तो वो सब चीज़ें थी नहीं जिन पर डिबेट का आगाज़ बिलावल के ट्वीट के बाद हुआ, जैसे NFC हो गया, इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मामला, दोहरी शहरियत जिस पर हमने कल बात की, तालीम और आबादी की वजारतों का मामला, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से लेकर लोगों और बॉडीज़, सो मैनी थिंग्स। ऐसे लग रहा था सब इसमें आएंगी और आपने बताया था कि कैसे पास होंगी। ये ऐसे लग रहा है कि दो ही डोमेन्स को टारगेट कर रही हैं, आर्टिकल 243 जिस पे बिलावल ने कहा कि हम आमादा हैं, और दूसरी तरफ जुडिशरी से मुतालिक जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी हिस्सा था। अब जो ड्राफ्ट है उसको फाइनल करार दिया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि यही फाइनल मुसविदा? आयशा देखो, कल हमने जो बात की थी ना, हमने कहा था 3 इश्यूज़ के ऊपर बात आगे बढ़ेगी, बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जिसमें हमने कहा था एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा और एक फील्ड मार्शल साहब का आईनी कवर दे दिया जाएगा, आईनी कवर मिल जाएगा उनको, और भी अगर उनको कुछ चीज़ चाहिए। और तीसरी हमने कहा था कि नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के ऊपर अभी कंफ्यूजन है, क्या वो पास करेंगे उसकी अमेंडमेंट या नहीं। मैंने कहा था फ़र्क नहीं पड़ता, अगर नहीं भी करते तो वो जो फ़ौज चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है कि डिफेंस के लिए पैसे और मिले उन्हें, वो और किसी तरह रास्ते से उनको मिल जाएंगे। आपने कहा कोई और फार्मूला बन जाएगा बिकॉज पीपल्स पार्टी ने ये कहा हुआ है ना कि हम NFC अवार्ड को चेंज नहीं होने देंगे, तो सबको साथ लेके चलना है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। मगर जो उसका मकसद है जो तब्दीली का, वो और रास्ते से, मैंने कहा था इधर से कान पकड़ लें या इधर से पकड़ लें। उनको 50, 500 या 1000 अरब रुपया और चाहिए फ़ौज को, तो वो ले लेंगे कहीं ना कहीं से। अच्छा, तो बाकी छोटी छोटी चीज़ें थी जिसका आपने जिक्र किया, मैंने कहा उनकी ख़ास अहमियत नहीं है कि वो हेल्थ इधर आ जाती है, एजुकेशन चली जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज़ जुडिशरी और इम्पॉर्टेंट इज़ आर्म्ड फोर्सेस एंड फील्ड मार्शल। और मैंने कहा था ये है पावर इक्वेशन, इसी के ऊपर काम होगा और इसी के ऊपर कोई ना कोई अमेंडमेंट्स आएंगे, और वही हुआ। और वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की उन्होंने पक्का काम कर दिया। अगर आप चाहें तो वी कैन गो ओवर ऑल दी अमेंडमेंट्स। आई एम श्योर लोगों ने सुन भी ली होंगी, पढ़ भी ली होंगी, मगर चले, अगर टाइम तो है आज, आपका तबसरा उस पर जरूरी उसका एक बाद मैं आपको बताऊंगा लुब्बे लबाब की क्या निकलेगा। हाँ, क्या निकलेगा। तो पहली बात तो ये है कि एक ड्राफ्ट बना है जिसके ऊपर काबीना ने ओके कर दिया, वो चला गया कमेटी के पास, कमेटी के अंदर बहस हो रही है, डिस्कशन हो रही है। इनकी उम्मीद है कि मंडे तक सेनेट ओके कर देगी, उसके बाद फिर वो चला जाएगा नेशनल असेंबली और फिर वहाँ से ये पास हो जाएगा, ये उनकी एक्सपेक्टेशन है। अच्छा। सेनेट के अंदर इनको 2-3 वोट्स की ज़रूरत है, जो इनके पास नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे हो जाए तो फिर भी 2-3 वोट्स की ज़रूरत और पड़ेगी। 61 है इनके पास, जिसमें हाँ, तो वो फिर मौलाना से मिल जाएं या ANP से मिल जाएं या एक इधर उधर से 1-2 इंडिपेंडेंट्स हैं उनसे मिल जाए, तो वह कोई है कि वो उसका कोई इशू नहीं होगा, कोई ना कोई से मिल जाएंगे। यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि मौलाना के लोग जो है वो मौलाना को कह रहे हैं कि हमारे पे बड़ा प्रेशर है कि हम वोट दे दें, मौलाना उनको कह रहे हैं नहीं देना, ठीक है ना, वो कहते हैं मुझे बार्गेन कर लेने दे थोड़ा सा। तो ये चीज़ें चल रही हैं, मगर ये सेटल हो जाएंगी। अच्छा, तो अब आइए कि कमेटी के अंदर जो डिस्कशन हो रही हैं वो क्या हो रही हैं। ये आखिर में मैं आपको लेटेस्ट जो खबर है जो अभी आप ही ने मुझे दी है वो मैं फिर डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर एक नया ड्रामा ना हो जाए आखिरी वक्त पे। आखिर में हम थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब ये है कि क्या है इसमें, एक तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वो बन जाएगा, ठीक है जी, और उसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगा। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट का नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हट के सुप्रीम कोर्ट रह जाएगा, ठीक है, ठीक। तीसरा ये है कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ये इस्लामाबाद में होगा। 3 साल का टेन्योर होगा जो चीफ जस्टिस होंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, ठीक, और 68 ईयर्स के ऊपर ये रिटायर करेंगे, राइट। और जो फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान जो इश्यूज़ हैं वो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुनेगा अगर कोई इशू बनता है ऐसा।
और कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स इश्यूज जो है वो सारे यही कोर्ट सुनेगा। ठीक, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पावर था ना 184 सेक्शन में जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर था फॉर सुओ मोटो, वो फारग हो गया। आज खुद नोटिस फारिग, वो फारग हो गया बिकॉज वो मिसयूज हो रहा था। डिपेंड करता था चीफ जस्टिस कौन है और वो, और फिर यहाँ एक सूरत आई थी कि इंडिविजुअल जजेस भी शुरू हो गए थे कि हमारा भी हक है, हम भी करते हैं, तो वो फिर बड़ी पोलिटिसाइज हो चुका था, तो वो ख़त्म कर दिया इन्होंने। अच्छा किया। अब जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कैसे होंगी, ठीक है, वो एक और आर्टिकल है 175A, उसको भी अमेंड कर दिया इन्होंने। और जुडिशल कमीशन जो है उसके अंदर दोनों चीफ जस्टिस होंगे और जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस है इन दोनों में से वो ही बनेगा चीफ जस्टिस या हेड ऑफ द जुडिशल कमीशन, और वो मेरा ख्याल है अफरीदी साहब ही होंगे बिकॉज ही इज मोर सीनियर टू अमीनुद्दीन साहब। ऐसे ही है ना। और अमीनुद्दीन साहब प्रॉब्ली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। फिर उसके बाद वहाँ और जजेस कहाँ से और दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगे। अगर फॉर एग्जांपल कोई सुप्रीम कोर्ट को फैसला करता है किसी इशू में और वो चैलेंज हो जाता है बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हो सकता है चैलेंज होगा, क्योंकि उसमें लोग कह सकते हैं कि इसमें आईनी नुक्ता है, और उसकी तो वो वहाँ चैलेंज हो सकता है। मगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो इश्यूज हैं वो कहीं नहीं चैलेंज हो सकते। ठीक हो गया। अब आइए आप फौज के बारे में। आर्टिकल 243 था जिसके अंदर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी थी एक, और उसके एक सरबराह थे, 4 स्टार जनरल होते थे, वो ख़त्म हो गई। उसकी जगह पे अब आर्मी चीफ जो है COS है, उनको एक नया टाइटल दे दिया गया है, वो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। आजकल एक फील्ड मार्शल है वो, तो अब वो फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। CDF की क्या ज़रूरत है, जहाँ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स को फ़र्क कर दिया। CDF की ज़रूरत यह है कि अब जो नई मिलिट्री डॉक्ट्रिन बन रही है वो है यूनिफाइड कमांड। और ये बहुत सी अब डेवलपमेंट्स हुई हैं आफ्टर द इंडिया वॉर, जिसके अंदर अब यूनिफाइड कमांड की ज़रूरत है और इसके अंदर इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड एयर फोर्स एंड लैंड फोर्सेस एंड नेवी। तो इसलिए ये एक ओहदा और बना दिया गया जिसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल इसको हेड करेंगे और वहाँ यूनिफाइड कमांड बनेगा। राइट। और वो ओहदा जो भुट्टो साहब ने क्रिएट किया था वो ख़त्म 27 नवंबर से। हाँ, वो फारग हो गया। अब आइए, अब और फील्ड मार्शल साहब जो हैं और बाकी उनको एक लाइफ टाइम के लिए ये अवार्ड है। और जो अपने जो एयर मार्शल हैं और जो एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ये भी, इनको भी ये भी लाइफ टाइम के होंगे। दे विल कैरी देयर यूनिफॉर्म आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो। तो दोनों तीनों को एक ही लेवल पे ले आए हैं, एक्सेप्ट के एक, और तीनों फील्ड मार्शल लेवल पे हैं अब। तीनों के ओहदे जो है बढ़ा दिए गए, तो सबको एक किस्म का फील्ड मार्शल अपने अपने एरिया में बना दिया गया। बट इनको आर्मी वालों को इनको सबके ऊपर बैठा दिया। अब आइए छोटे मोटी चीज़ें हैं कि चीफ मिनिस्टर के जो एडवाइज़र्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र्स जो होंगे वो बढ़ा दिए गए हैं। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कि अगर कोई जज को ट्रांसफ़र किया जाता है, जुडिशल कमीशन ट्रांसफ़र कर देती है किसी जज को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, फ्रॉम से दी सुप्रीम कोर्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, या लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इधर से उधर से इधर किया, या उधर से इधर जज ले आए उधर ले, और वो ऑर्डर ओबे करने पड़ेंगे। पहले ये था कि पूछना पड़ता था कि आप अग्री करते हैं, जाएंगे या नहीं, कंसेंट लेनी पड़ती। अब ये है कि नहीं ऑर्डर आ गया, चलो जी स्टार्ट मार्चिंग, नहीं मानते आउट, आप रिटायर हो गए, फारग हो गए। सर्विस की वजह से आपका तयन होगा कि आपको पेंशन मिलेगी या नहीं, और सर्विस की वजह से फ्रॉम द डे यू आर अपॉइंटेड, तो वहाँ से आपकी सीनियरिटी काउंट होगी। अच्छा, बाकी ये है कि यही मोटी बातें हैं। तो अब लुब लबाब इसका ये है आयशा कि जिस मामले पे जहाँ से रेजिस्टेंस आ रही थी वहाँ से अब वो मतलब है कि जुडिशल कमीशन के हाथ सब कुछ आ गया और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर आ गया। बाकी सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी फैसले करे, तुम्हारे मेरे दरमियान लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रॉपर्टी के इश्यू होते हैं, कोई भी होता है, वो करते रहे, जब गवर्नमेंट को इस पर तकलीफ नहीं होती। और अगर कहीं छोटी मोटी तकलीफ होगी भी तो गवर्नमेंट सहारा लेगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी है, तो वहाँ चली जाएगी और वहाँ उनके पास मेजॉरिटी है और वो अपना काम कर लेंगे। पहले इंस्टेबिलिटी
आती थी बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर जुडिशरी को ऐसे फैसले कर देती थी जिसके साथ इंस्टेबिलिटी, सियासी तौर पे इंस्टेबिलिटी हो जाती थी। और वो पॉलिटिकल जजमेंट्स करार दी जाती थी। तो अब ये है कि जो भी पॉलिटिकल जजमेंट्स होंगी दे विल ऑल बी इन फेवर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक होगी, तो वो अब नहीं होगी। ठीक पहले थी ना, जब एग्जीक्यूटिव के खिलाफ जाते थे या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाते थे तो इंस्टेबिलिटी हो जाती थी। अब वो नहीं होगी, अब वो जो है वही है, अल्लाह का खैर। ठीक, तो एक तो ये हो गया, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो हैं वो अब फील्ड मार्शल साहब ये सब लोग जो हैं इनको नहीं निकाल सकते, और टाइटल भी वापस नहीं लिया जा सकता सिवाय पार्लियामेंट के। लिया जा सकता, वो रिटायरमेंट के बाद भी रहेंगे फील्ड मार्शल ताहयात। तो ये अब आर्टिकल 47 से क्या मुराद है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकेगी? अच्छा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हो सकती मगर हो भी सकती है। वो कैसे होगी? उन्होंने कहा जी जो प्रेसिडेंट खिलाफ जैसे कार्रवाई होती है ना, अगर उनको निकालना हो, प्रेसिडेंट को इम्पीच करना हो, निकालना हो फॉर सम चार्ज और दिया था, जैसे कि मुशर्रफ साहब को निकाला था जब ये नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो गए थे और धमकी दी थी इम्पीचमेंट की, तो वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोसीजर क्या है? वो ये है कि पहले तो किसी एक घर में, सेनेट में या नेशनल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करना होगा बाय 51% ऑफ दी वोट, सादा अक्सरियत। उसके साथ एक रेजोल्यूशन होगा कि हम आयशा को निकालना चाहते हैं। ठीक है, ठीक। उसके बाद ये होगा कि वो स्पीकर साहब के पास जाएगा। स्पीकर साहब कहेंगे अच्छा ठीक है, ये तो आ गया पहला कदम। अगला कदम ये है कि दोनों घरों को बुलाना पड़ेगा और उन दोनों घरों के अंदर 2/3 मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी आपको। ओके। फिर जाके आप इम्पीच होंगे। अच्छा। वो जो चार्ज लगेगा ना, पहले तो पहला स्टेप कदम यह है कि पहले मेजॉरिटी मिलती भी है रेजोल्यूशन के लिए कि नहीं, तो उस स्टेज पे ही रोका जा सकता है, या नहीं मिलती। अगर मिल जाती है तो फिर दोनों घरों को इकट्ठा करके 2/3 मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी। तो दैट इज़ नॉट ईजी। ठीक, क्योंकि के पास बहुत से पावर्स होते हैं कि ये 2/3 मेजॉरिटी जो है इधर उधर हो जाए जी। तो ये पक्का हो गया काम। अच्छा, अब जैसे प्रेसिडेंट साहब का पक्का है, ये भी पक्का हो गया। सो आई थिंक ये तो दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। और दूसरा ये जो मैंने पहले कहा कि पावर हैज़ स्वंग अवे फ्रॉम द जुडिशरी, जो थोड़ी बहुत रह गई थी, टू द एग्जीक्यूटिव। सो आई थिंक ये दो चीज़ें हुई हैं। एक तरफ पार्लियामेंट को और एग्जीक्यूटिव को पावर चली गई हैं, दूसरे उनसे छीन के कहीं और चली गई हैं, ऊपर कहीं चली गई। अच्छा, इसमें अभी बहस होनी है और अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो तो कह रहे थे कि इंडिविजुअली सबको बात करने दें सेनेट के अंदर ताकि डिबेट वसी हो सके। आपको ऐसा होता दिखाई दे रहा है कि ओपन डिबेट हो और सबको पता चले? ये कमेटी के अंदर कुछ बातें हो रही हैं, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। अगर बता ही दें आप। बता दूं? कमेटी के अंदर पीपल पार्टी वाले कह रहे हैं कि जी अगर तो फील्ड मार्शल को इम्यूनिटी मिल रही है, ससना मिल रही है, तो फिर प्रेसिडेंट साहब को भी मिलनी चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट। उनके खिलाफ केसेस नहीं हो सकते तो फिर प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ भी केसेस नहीं हो सकते, क्योंकि अभी सिचुएशन ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ वाइल ही इज इन ऑफिस कोई कुछ नहीं कर सकता, उनके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। तो अगर कोई केस वेस बनाना है आपने बना के रखें, जब वो रिटायर होंगे तो चला दीजिएगा। यही हुआ ना जरदारी साहब के साथ हुआ। हाँ। तो अब ये जरदारी साहब की पार्टी कह रही है कि यार फिर हमारे लाइफ हमें भी वो भी हमें भी दे दें, इसी चक्कर में हम भी निकल जाएं कि जो कुछ करना है ऐसे कर लीजिए। अच्छा। तो फिर देखी जाएगी, भाई कोई नहीं हाथ लाएगा। हाँ। तो जब उन्होंने ये बात कही है तो उधर से प्राइम मिनिस्टर वाले लोग भी शुरू हो गए और कहे जी फिर साढ़े प्राइम मिनिस्टर ने भी माफ़ कर दियो, जो भी मर्जी कर लो तो अगे उन्होंने भी कोई ना हाथ लाए। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखना ये है कि इसके ऊपर क्या होता है, क्या ये एक दूसरे के साथ जैसे कहते हैं ना स्क्रैच माई बैक, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, तो एक दूसरे को रोज ठापा लगा रहे हैं। तो आपको पता हमारी तारीख में ना प्रेसिडेंट ने छोड़ देने ना प्राइम मिनिस्टर ने छोड़ देने, जब एस्टैब्लिशमेंट आ जाती है तो वो एक के पीछे पड़ जाती है, फिर उसमें चेंजेस भी आ जाते हैं। हाँ, और बात दूसरी पार्टी आ जाती है तो वो भी पड़ जाती है, चेंजेस कर लेते हैं। ये तो हुआ ना कि खान साहब ने भी तो यही किया था ना कि जरदारी साहब को भी, नवाज शरीफ साहब सबके खिलाफ शुरू हो गए थे वो। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक बात बताऊं, क्या जी मेरा ख्याल है अभी किसी ने सोचा होगा तो मैं कह ही देता हूँ, कल को अगर कोई डील होती है इमरान खान के साथ, अच्छा, तो फिक्र की बात ही कोई नहीं। इमरान खान ना फील्ड मार्शल को हाथ लगा सकेगा,
ना ये सब लोग जो प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकेगा। ओह माय गॉड, ये तो आपने खैर का पहलू निकाल लिया। मैंने आपको एक रास्ता दिखाया है। पहले तो ये डर था ना खान ने आके चुक देना सारा, फट्टे चुक देने ने, सब नहीं छोड़ना, उन्हें भी फड़ के ले जाना, उन्हें भी करना है, भी करना, वो भी करना। तो अब तो इसके बाद तो अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक, उनको तो कोई नहीं हाथ लगा सकेगा, फील्ड मार्शल साहब को। और खान साहब आ भी जाते हैं इन न्यू इलेक्शन, ठीक है ना, तो ही कांट डू एनीथिंग। 2/3 लेके आ जाते हैं फिर भी 2/3 तो फिर यार ये सारा कुछ करना पड़ेगा ना, तो आपका ख्याल है 2/3 लेने देंगे? चढ़ो ना यार, क्या बातें करती हो तुम। रास्ता मैं निकाल रहा हूँ और तुम फिर उस पर पानी फेंक रही है। 2/3 ये वो, इस तरह ख्याल है चुप करके बैठे रहेंगे। 2/3 और 1/3 ले जाए तो बड़ी बड़ी गनीमत है। तो 2/3 देखने में क्या हर्ज है? नहीं नहीं, आप एम ही लगे हुए पीटीआई को होप्स देने में। आपने सबसे पहले मैंने तो ये कहा कि मौका अब डील हो सकती है, क्योंकि वो था ना पहले कि वो कैसे जेल में डाल देंगे, रिस्क कैसे लें, वो ये कर देगा, वो कर देगा, नहीं छोड़ेगा किसी को। तो अब तो ये कि वो सारे अपने आप को इम्यूनिटी दे रहे हैं, इस्तिस्ना दे रहे हैं। तो अगर ऐसे ही है तो फिर खान साहब आके बैठे और शेयर करें पावर विद ऑपोजिशन एंड विद द एस्टैब्लिशमेंट, और फिर ठीक है, अल्लाह खैर सला, नो प्रॉब्लम। तो ये एक जैसे कहते हैं ना, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। आप लोग उधर देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि ये रास्ता शायद आगे पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए खुल जाए, अगर वो थोड़े से सुधर जाएं तो समझ जाना। हाँ, जब उन्हें जहाँ नजर आएगा कि इनको तो सारे अब तो अगर ये हो जाता है तो खान साहब क्या कर सकेंगे? कुछ भी नहीं। खान साहब विल हैव टू एग्री टू ऑल दिस। फिर तो वो आइन का सहारा ले सकते हैं ना, कि तो आइन का सहारा लेके चुप कर जाएंगे, चुप कर जाएंगे। हाँ, उन्हें कोई डील नहीं करनी पड़ेगी ना, वो तो ऑलरेडी सेटल हो गया मामला। एग्जैक्टली। पहले तो ये डर था ना, अब वो डर खत्म हो जाएगा। आइनी तहफ्फुज़ हासिल हो गया, कवर हासिल हो गया। यस। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कोई गड़बड़ भी नहीं करेगी, अगर ये जो तय की बात, आप पते की बात बता रहे हैं। एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें शोर ना डालें। ओके, ये रास्ता है आगे के लिए। अच्छा, आप छोड़े इस बात को। अब ये तो हो गया जी, ये मीठा, आपने मुंह मीठा करा दिया मैंने देखा। अच्छा, इसमें अवाम के लिए क्या है? अक्सर क्वेश्चंस भी आते हैं, आपके व्यूअर्स जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कोई अमेंडमेंट साडे हक विच भी होएगी, अदालतें इंसाफ देंगी। वो सुना हुआ ना मुहावरा आपने कि 9 मन तेल होगा, राधा भी नाचेगी। नहीं, राधा नहीं नाचेगी। 9 मन तेल होगा ना, राधा नाचेगी, ये मुहावरा नहीं, ये नहीं। हाँ, लेकिन आपने उसे उल्टा किया। हाँ, उल्टा। अच्छा, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आगे ये होगा, ये पॉजिटिव चीज होगी, नेगेटिव नहीं होगी। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ। ओके, मैंने उसको थोड़ा तब्दील कर दिया ना। ओके, मुहावरा क्या है? 9 मन तेल होगा ना, राधा नाचेगी। मैं कह रहा हूँ 9 मन तेल भी होएगा तो राधा भी नाचेगी। नाच रही है। हाँ, और नाच रही है और नाचेगी। लेकिन आवाम को 9 मन तेल में से भी कुछ नहीं मिल रहा। आवाम को कुछ नहीं मिल रहा इस सारी तब्दीली से। बाकी तो वही तबका है, वही लोग हैं, वही क्लास स्ट्रगल है, वही सारा कुछ है। तो ये सारी शोर शराबे में लोग अपनी जो रूलिंग क्लास है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है गोइंग फॉरवर्ड। और मैंने आपको बता दिया कि वो जो खान साहब का डर था वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। इससे पहले जब ये ओहदा मुतारिफ कराया गया फील्ड मार्शल का, तो सेठी साहब ने तब भी दूर तक देख लिया था कि इसकी वजह क्या हो सकती है। वो भी एक शो अगर आप देखें सेठी साहब का तो आपको अंदाज़ा होएगा। तो आज जो ये सारी बहस चल रही है, तो असल में दरपर्दा क्या है, इंटेंशन क्या है और तय में क्या है, ये बहुत इंटरेस्ट इस पर बात की गई। लेकिन आइन में ये अमेंडमेंट्स जो आज की जा रही हैं ये नई नहीं हैं। ओवर द पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स, जब से पाकिस्तान वजूद में आया या आइन बना, तो पैच वर्क कब कैसे और क्यों किया गया, ब्रेक के बाद आके बात करेंगे। शो में साथ देने का शुक्रिया। जब भी आईनी तरमीम की बात होती है तो बहुत से सवाल जहन में उठते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसके दूरस नताइज क्या होंगे। जब से हमने 1973 का आइन इख्तियार किया तकरीबन 52 साल हो गए हैं और हमने इसमें 26 तरमीम तो कर ली हैं, 27वीं होने जा रही है और तकरीबन 270 के करीब आर्टिकल्स जो हैं वो रीशेप हो चुके हैं। सेठ साहब, क्या तब से लेकर अब तक कोई भी आइनी तरमीम अवामी मफाद में की गई है, या जैसे आज आज़म नज़ीर तारिक साहब एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है बल्कि ये कौमी मफाद में है, कौमी मफाद में की गई? पहली बात तो ये है कि कौमी मफाद होते क्या हैं। यहाँ तो कौमी मफाद से मुराद होती है जो मफाद एग्जीक्यूटिव, आवाम के लिए तो कुछ नहीं हुआ कभी भी। अच्छा, अब आपको बता देता हूँ कि ये करते क्या रहे हैं जब से ये आइन आई है। पहली बात तो ये है कि जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली तो उस वक़्त कोई आइन नहीं थी। इंडिया ने फ़ौरन अपनी एक आइन बना ली और पाकिस्तान ने कोई आइन नहीं बनाई। और वो
गवर्नर रूल, गवर्नर जनरल्स, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी आपस में पावर शेयर करती रही। फिर 1956 में एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया जो कि 1935 की ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन थी फॉर इंडिया, उसको तब्दील कर के थोड़ा सा बना लिया, मगर वो 2 साल नहीं चली। उसके बाद अयूब खान साहब, जनरल अयूब खान, वो लेटर बिकेम फील्ड मार्शल, उन्होंने सीज कर लिया पावर, मार्शल लॉ लगा दिया और 1962 में वो एक अपनी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक कॉन्स्टिट्यूशन लाए जिसमें कोई एडल्ट फ्रेंचाइज इस किस्म की नहीं थी जैसे होनी चाहिए थी, और एक लिमिटेड किस्म की इलेक्ट्रेट था जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने सेंट्रलाइज्ड यूनिट्स बना लिए। अच्छा, वो अयूब खान साहब जब गए तो वो भी फारग हो गई जी, और उसके बाद आपको पता है बांग्लादेश अलग हो गया, बिकॉज वो जो 4 प्रोविंसेस थी उनको उन्होंने एक बना लिया, पंजाब वाले, ये इधर का जो हिस्सा है वेस्ट पाकिस्तान, उधर ईस्ट पाकिस्तान 2 यूनिट करके उन्होंने चलाने की कोशिश की, वो नहीं चल सकी उनसे, वो लोग नाराज़ हो गए, वो चले गए, अगली इलेक्शन हुई वो जीत गए, उसको बात नहीं मानी और फारग हो गए। भुट्टो साहब आए और उन्होंने आके फिर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इंडिया में थी उसको सामने रख के अच्छा, और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू में बहुत एक जैसी थी और इसमें बहुत से अहम वकला हजरात ने काम किया, बड़े ज़बरदस्त लोग थे, महमूद अली कसूरी जैसे लोग, इस वक्त खुर्शीद कसूरी साहब के वालिद, ही वाज वन ऑफ द मेन पीपल हु वर्कड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड बड़ी ज़बरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी। इसीलिए वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन थी, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन थी, और उसके ऊपर सारी सियासी जमातों ने अंगूठा लगाया जाके, क्योंकि कंसेंसस के साथ बनी थी, इत्तेफाक के राय से, तो वो इसलिए डेमोक्रेटिक भी थी, ना होती तो मान देना। फेडरल जो लोग नेशनलिस्ट थे, सब नेशनलिस्ट थे, सब ने बात मानी, क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, हर किस्म के फ्रीडम्स दिए गए उसमें। मगर फिर क्या हुआ, भुट्टो साहब बन गए, सबसे पहला काम उन्होंने किया कि 1974 में उन्होंने कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया जी, जो आज तक आइन के अंदर है, सेकंड अमेंडमेंट जी, इट वाज द सेकंड अमेंडमेंट 74 में जी। उसके बाद क्या हुआ कि थर्ड अमेंडमेंट आया एक, अब भाई मैं इसलिए इसको नोट कर रहा हूँ। थर्ड अमेंडमेंट क्या था, वो जो आज़ादी दी थी ना अरेस्ट से बचने की या ड्यू प्रोसेस वगैरह की, वो भुट्टो साहब ने वापस ले ली। अच्छा। और एक कानून बना दिया प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि आपको, हमें शक है कि आप गड़बड़ करने जा रहे हैं, कोई क्रिमिनल एक्ट करने जा रहे हैं, हमने पहले ही पकड़ लिया आपको, अभी एविडेंस है कोई नहीं, बस हमारा ख्याल है कि आप गड़बड़ करेंगे, तो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये कभी सुना नहीं था हमने कहीं भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का, मगर भुट्टो साहब ने जो आज़ादी दी थी थोड़ी बहुत वो वापस ले ली आवाम से, ठीक, जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन आ गई। ओके जी। और हर बात को उन्होंने कहा एंटी स्टेट, जो चीज़ हो जिसको किसको पकड़ना होता था पकड़ के अंदर फेंक देते थे, और जब पूछा जाता था क्यों पकड़ा, ये बंदा ही एंटी स्टेट है। तो क्या है, क्या प्रूफ क्या है, एविडेंस दें, होंगे जी नहीं, वो तो देखे ना जिस किस्म की इसकी जो सोच है एंटी स्टेट सोच है, तो इसको प्रिवेंट कर लिए, कल को गड़बड़ करेगा, हमने पहले ही अंदर कर दिया, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर। अच्छा, उसके बाद जनाब फिर उन्होंने ये तब्दीलियाँ करनी शुरू की, अमेंडमेंट्स की, जो कि उन्होंने टोटल अमेंडमेंट 7 की अपने 5 साल में, 73 to 77 में। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात उन अमेंडमेंट्स की थी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पहले डिस्पर्सल ऑफ पावर थी, फिर सेंट्रलाइज कर लिया, इर्तिकाज़ कर लिया पावर का। और उसी ज़माने में भुट्टो साहब ने कि उस वक्त नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान के अंदर जो नेशनल अवामी पार्टीज़ की गवर्नमेंट्स थी, जो इलेक्शन में मेजॉरिटी के साथ आई थी उन प्रोविंसेस में, उनको डिसमिस करके वहाँ गवर्नर्स रूल लगा दिया और सेंट्रलाइज कर लिया पावर साहब। दैट्स व्हाट ही डिड। ओके। उसके बाद जनरल ज़िया आ गए 77 to 88, उन्होंने 97 मॉडिफिकेशंस किए, जिनमें से 3 फॉर्मल अमेंडमेंट से 8th, 9th and 10th। और जो 8th अमेंडमेंट था वो तो आपको पता ही है, जो सारे मार्शल लॉ जो लगाया था उसको कवर दे दिया, ठीक है, और अपने पावर्स को बढ़ा दिया, 58(2)B लगा दिया कि जनरल साहब जो थे या प्रेसिडेंट भी थे, और जिसको चाहे रखें और जिसको चाहे निकाल दें, और कोई चैलेंज ही नहीं होता था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता, सुप्रीम कोर्ट जो कहते सुनो कर देंगे। अच्छा, तो वो आ गया। साथ साथ उन्होंने फिर अपने आप को लेजिटिमेसी देने के लिए तो उन्होंने कहा कि जी अब हम इस्लामिक प्रोविजंस करेंगे, शरीयत कोर्ट्स होंगे, जुडिशरी को चेंज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने भी जुडिशरी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, बिकॉज प्रोटेक्शन लेनी थी, उनको भी टाइट करना था।
नजरिया ज़रूरत। और पार्लियामेंट की जो सॉवरेंटी थी वो कम कर दी, मजलिस शूरा बना के उसको फारग कर दिया और हैंड पिक्ड लोगों को रखना शुरू कर दिया वहाँ। इलेक्शन तो 85 में हुए ना, उससे पहले तो वही चल रहा था सारा कुछ ड्रामा। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड अंडर ज़िया, ठीक है। और प्रेसिडेंट सुप्रीम था और पार्लियामेंट जो थी वो हैंड पिक्ड पार्लियामेंट थी, उसमें कुछ भी नहीं था। फिर आइए आप बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी, तो ये कमज़ोर होते गए ना। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो अवामी थी और जमहूरी थी वो कमज़ोर होती गई। भुट्टो साहब ने भी कमज़ोर कर दी जिन्होंने बनाई थी, उसके बाद ज़िया उल हक ने कमज़ोर कर दी। अच्छा, जो आया उसने वीक किया, स्ट्रॉन्ग नहीं किया। सिविलियन एंड मिलिट्री अपने अपने मकसद के लिए। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई जी, उन्होंने से एक छोटी मोटी बात कराई कि जो नेशनल असेंबली की जो टर्म थी 3 साल थी ओरिजिनल आइन में, उन्होंने 4 साल कर दी। वो कोई ख़ास बात नहीं हुई। मगर मियाँ साहब 90 में जब आए तो उन्होंने फिर स्पेशल कोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए अपने ओपोनेंट्स को टाइट करने के लिए। स्पेशल कोर्ट्स, देखो ना, ये होता है कि अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए आप अदालतों इस्तेमाल करते हैं। तो मियाँ साहब ने भी वही काम किया। वो रहे 90s में रहे ना, तो वो 13वीं और 14वीं अमेंडमेंट्स भी लेके आए वो, जब वो दूसरी दफ़ा आए। और उस दफ़ा जब वो आए तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पावर वापस ले लिए, जो कि पहले 58(2)B प्रेसिडेंट के पास था, लगारी साहब के पास था, वो उन्होंने वापस अपने पास ले लिया और प्रेसिडेंट साहब को फारग कर दिया बेसिकली जी। ये खेल जारी रहा, ये खेल जारी रहा। सिविलियंस अपने आप को और मजबूत करते गए और आइन को और कमज़ोर करते गए, जो बैलेंस ऑफ पावर्स थे सारे। मुशर्रफ साहब आ गए, उन्होंने 37 मॉडिफिकेशंस की, 17th अमेंडमेंट किया, अपने ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर अपने पावर्स को रिस्टोर किया, तगड़े हो गए, फिर भी वही वापस ले लिया सब कुछ। तो और तगड़े प्रेसिडेंट रहे। मगर फाइनली जब जरदारी साहब आए तो फिर ये 18th अमेंडमेंट हुई, जिसमें फिर प्रेसिडेंट को वापस पावर्स मिल गए, सिविलियंस को थोड़े बहुत पावर्स मिल गए वापस। नवाज शरीफ साहब जब वापस आए तो उनके पास फिर पावर्स थे और ये आनियाँ जानियाँ चलती रही। और अब आपने देख ही लिया क्या हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव पावरफुल हो गई हैं। एग्जीक्यूटिव पहले से पावरफुल हो गई है, जुडिशरी कमज़ोर हो गई है। यानी जिसको जब जो दरकार था उसने हस्बे ज़रूरत, जिसका हाथ हावी था, भारी था, वो ले गया। आजकल हाथ कहीं और भारी है। ठीक। अच्छा, ये जितनी भी आपने अमेंडमेंट्स गिनवाई, उसके लिए तो एक हमें ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो बताए कि फिर उसके असरात क्या हुए हमारे फैब्रिक पे, पॉलिटिकल फैब्रिक पे। लेकिन अभी वक्त महदूद है, तो मैं फौरी तौर पर आपसे जानना चाहूँगी कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या है टॉक्स फेल होने के बाद? मैंने कहा था फेल हो जाएंगी, फेल हो गई। आपने जी पहले ही प्रेडिक्शन दे दी थी। ठीक, उन्होंने कोशिश की, नहीं वो नहीं मानेंगे, उन्होंने बता भी दिया था क्यों नहीं मानेंगे। अब क्या होगा मैं आपको बता दूँ। अब ये होगा कि ये जो आपस में जंग हो रही थी वो तो अभी नहीं शुरू होगी, मगर हम एक्शन लेंगे टीटीपी के खिलाफ। जहाँ भी हमें मौका मिलेगा हम एक्शन लेंगे, इनसाइड पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान। इनसाइड अफगानिस्तान भी हम लेंगे। और अगर किसी स्टेज पे और मैं समझता हूँ कि अफगान हुकूमत कुछ नहीं करेगी, वो टीटीपी की हेल्प नहीं करेगी, मगर हमारे खिलाफ भी नहीं खड़ी होगी। छोड़ डालेगी, मगर जैसे पहले किया था ना, हमला कर दिया था, अब वो नहीं करेंगे। और प्रोटेस्ट करेंगे, रोना धोना करेंगे, ड्यूरेंट लाइन की बात करेंगे। मगर जैसे पहले उन्होंने हमला कर दिया था, जनाब टैंक शैंक ले आए थे, वो फिर चंगी पिटाई हुई तो फिर भाग गए। तो अब वो चीज़ नहीं होगी। अब हम वी विल कंटिन्यू टू डू आवर व्हाटएवर वी हैव टू डू टू प्रोटेक्ट अस। और इंडियन डिक्टेशन लेते रहेंगे, इंडियन हाथ उसमें एक्टिव रहेगा। इंडिया जो है वो तो अब इंटरफेयर तो करेगा, वो कर भी रहा है और भी करेगा। ठीक है, तो ये है मुस्तकबिल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का। सीज़ फायर बरकरार है, कहा जा रहा है कि उम्मीद यही रखी जाएगी कि ये बरकरार है, लेकिन क्या मुमकिनात आपने जाना। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए हैं, एक भी क्वेश्चन मिस करने को जी नहीं चाहता। और आपके जो व्यूवर्स हैं जो अरसा दराज से आपको देख रहे हैं, वो ऐसे ऐसे छूते सवाल भेजते हैं कि मैं उनको शामिल किए बगैर नहीं रह सकती। तो रोज़ खान होती है उसके जी नहीं मैं वो निकलवा देती हूँ। बहरहाल ये रोज़ खान जो हैं बुनेर से, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, शामिल करते हैं। मेरे मरहूम वालिद साहब कहते थे कि नजम सिटी साहब, हबीब चालीब, एहसान वाई, ये लोग वली खान के दोस्त थे
और बादशाह खान बाबा के चाहने वाले हैं और इनका ताल्लुक एएनपी से है। तो सच में आप एएनपी में थे? अगर थे तो इसका मतलब है आप तो कामरेड थे, लेकिन हम देखते हैं आप तो सूटेड बूटेड है, बैठते हैं, प्रोग्राम करते हैं। ये जो कामरेड होते हैं ये तो डंडे काटते हैं, जेले काटते हैं। आपके तो अगर आप सुरखा है तो आपको, हम तो आपकी सिर्फ सुर्ख टाई देखते हैं। तो मैंने गलत सुना अपने वालिद साहब से, सच में आप कामरेड थे? भाई यार ये पर्सनल किस्म के सवाल आने शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब सोच के जवाब देना पड़ेगा। मैं चाहता था कि कुछ बातें ऐसी हैं जो रह जाएं, मगर चले अब आपने पूछ ही लिया। देखिए, मैं एएनपी में नहीं था, मैं आज पीपल्स पार्टी में नहीं हूँ, मैं मुस्लिम लीग में नहीं हूँ, मैं एएनपी में नहीं था। तो फिर कैसे ये कॉमरेड वाली बात चली? क्योंकि उस वक़्त एनएपी थी, एएनपी तो बाद में बनी ना। आपके ज़माने में एएनपी, मगर उस ज़माने में नैप थी, एनएपी। तो ये फिर कहाँ से आई बात? ये ऐसे है कि जब भुट्टो साहब ने उस वक़्त 1973 में आइन बनाने के बाद एक फ़ैसला किया कि नैप की हुकूमत बलूचिस्तान में और उस वक़्त NWFP में नैप की हुकूमत खैर बख्श मरी और अताउल्लाह मेंगर की गवर्नमेंट थी बलूचिस्तान में, वो नैप में थे, और उधर वली खान साहब और अरबाब साहब इनकी हुकूमत थी, और जिनके साथ आजकल के JUI के हेड मौलाना की वालिद साहब उनके साथ थे। तो इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, इन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये गद्दार हैं सारे। तो उस वक़्त मैं नौजवान था, जज्बा था, बहुत यकीन रखते थे कि पाकिस्तान में अच्छी बातें होने जा रही हैं। बहुत परेशान हुए कि भुट्टो साहब ने ये क्या किया। अभी बांग्लादेश अलहदा हो गया इसी वजह से कि आपने लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं उनको नहीं सुना, उनके हक मारे हैं हमने, अयूब खान साहब ने, तो ये बांग्लादेश बन गया। अब आप KP, अब उस वक़्त के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान के लोग जो हैं, जो उनकी नुमाइंदा हुकूमतें थीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को आपने डिसमिस कर दिया, इल्ज़ाम लगा दिए, और उसके बाद पकड़ के एक कंस्पिरेसी केस बना के उनको जेल में डाल दिया। कोई 45 MNAs और MPAs उस वक़्त के NAP के लोग, उनमें से सबको पकड़ के जेलों में डाल दिया। एक केस बना दिया जिसका नाम था हैदराबाद कंस्पिरेसी केस, और ये था कि कंस्पिरेसी है ये पाकिस्तान को तोड़ने की, जो कि बिल्कुल बकवास थी। वो अपने हकूक़ मांग रहे थे एज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के, और भुट्टो साहब ने उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा के उनको अंदर कर दिया। उस वक़्त कुछ लोग, जिसमें आपका खादम भी शामिल था, हमें ये बड़ा एहसास हुआ कि ये तो बड़ी ज़्यादती है, और ये ना हो कि पंजाबियों के ख़िलाफ़ भी एक महाज बन जाए जैसे बांग्लादेश में बना था। उस वक़्त ईस्ट पाकिस्तान में पंजाबियों के ख़िलाफ़ बना था। तो हम जैसे कुछ लोग थे, तो हमने फिर साथ दिया उस वक़्त की नैप का कि उनकी हमदर्दी में शामिल हो गए। तो उसमें फिर मुझे भी पकड़ के जेल में डाल दिया भुट्टो साहब ने, और कोई 2 साल उनके साथ, बलोच और पश्तून के साथ, मुझे भी हैदराबाद जेल में रखा। तो ये कॉमरेड वाली बात जो है ये वहाँ से चली, क्योंकि वो एक सोशलिस्ट किस्म के अपने आप को कहते थे कि हम एक लेफ़्ट विंग लोग हैं, मगर और हम जैसे लोग भी कुछ लेफ्टिस्ट किस्म के थे। तो इसलिए फिर तो ये बात वहाँ से चली, बिकॉज और फिर वो वक्त था जो कि 2 साल मैंने हैदराबाद जेल में आपके लीडर्स के साथ गुजारी, और हर एक को पहचाना और उन्होंने मुझे पहचाना, और हमने दोस्तियाँ की और सीखा और सिखाया, और मेरी सियासत के अंदर तालीम फिर वहाँ से हुई। तो इसलिए ये कहना कि लेफ्टिस्ट जो थे वो जेलें काटते थे, तो आपने क्या किया, बहरहाल हमने भी अपना छोटा सा चाल, एक अपना जैसे कहते हैं ना कि कुछ थोड़ी सी हमारी भी एक इंट्रोडक्शन हो गई थी आपके लीडर्स के साथ, और उनकी हमदर्दी में हम भी अंदर हो गए थे, और हम टिके रहे उनके साथ जब तक सबकी रिहाई ना हो गई सियासी प्रिजनर्स की। तो ये तो छोटी सी बात हो गई। बाकी ये है कि सूट पहना
सूट तो सारे ही पहनते हैं। नेल्सन मंडेला ने भी सूट पहने थे, ममदानी साहब भी सूट पहनते हैं। ये सूट का कोई तल्लक नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि पुराने ज़माने में भुट्टो साहब ने अवामी सूट को बड़ा पॉपुलर किया था, शलवार कमीज़ को। मगर उसके बाद वो नेशनल ड्रेस तो बन ही गया, मगर आज देखें आप लेफ्टिस्ट हों राइटिस्ट हों, एक फॉर्मल सिचुएशन भी है। इमरान खान साहब के अलावा, और इमरान खान साहब तो इंग्लैंड में जब थे तो वो करते थे, हाँ। सूट पहन लेते थे, मगर अब जब से पाकिस्तान में आए तो वो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो अवामी सूट ही पहनते थे, यहाँ तक कि जब वो बाहर भी जाते थे तो अवामी सूट पहनते थे। मगर मैं ये भी फिर याद दिला दूँ कि खान साहब सिर्फ वाहिद शख्स नहीं हैं जो अवामी सूट पहन के डिप्लोमेट्स के साथ मिलते हैं। हमारे यहाँ मोहसिन नकवी साहब भी अवामी सूट पहन के फिरते हैं। बस इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, चले, इनको हमने गौर से नहीं देखा था, लेकिन ज़ाहिर है सेठी साहब के दोस्त हैं, सेठी साहब गौर से देखते हैं। निशानदेही बहुत अच्छी बात है, वो भी अवामी सूट में हमें अक्सर मलबूस दिखाई देता है और बहुत ग्रेसफुल लगते हैं। वक्त ख़त्म हो गया, वरना बहुत तमन्ना थी कि बाकी सवाल भी शामिल किए जाते। कुछ रेगुलर हमारे व्यूअर्स हैं जो भेजते हैं, अक्सर सवाल मिस भी हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते। तो हम आपके स्पेशल मशकूर हैं, उमर फारूक साहब बुरेवाला से, कासिम याकूब राजा इंग्लैंड से, डॉक्टर मोहसिन आयरलैंड से, आमिर अहमद टोरंटो से, ज़िशान मकाम नामालूम, आसिफ शेख आयरलैंड से, शहरियार अमेरिका से, अमीन अटलांटा से, और इसके अलावा डॉक्टर ख़ान, मुश्ताक अहमद कराची से, शहजाद सलीम मलेशिया से। आप सबके सवालों का बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा भी व्यूअर्स जो अभी तक कतरा रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं सवाल भेजने से, हो सकता है आपका सवाल कोई डिफरेंस क्रिएट करे इस शो में शामिल होने के बाद। तो नंबर है आपके सामने। अगर प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें।